ओके, हाय स्टूडेंट्स। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्टार्ट करो बायो के साथ साथ। तो बेटा फिजिक्स का तो चैप्टर नंबर 1 हमने 2 पार्ट्स में कवर कर लिया है। इस बार आज मैं लेके आई हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, कौन सा वाला है? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, अब बेटा पहली चीज़, इसमें कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो मैंने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में कवर कराए। फिजिक्स के फर्स्ट वाले में हमारे कवर हो चुके हैं, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, एरर वगैरह, यूनिट्स, ये सारी चीज़ें बेटा दोनों में थी। तो 2 अलग अलग चैप्टर में फिर से एक ही चीज़ें पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो ये चीज़ें मैं केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाऊँगी। ठीक है, चलेगा। देखो, इसमें हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करने के लिए पहली चीज़ तो है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और हिस्ट्री है थोड़ी सी। वो वाला पार्ट आप खुद भी पढ़ लोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, नीट के हिसाब से उसमें से बहुत रेयर चीज़ है कि क्वेश्चन आएगी। आज तक तो कभी आया नहीं है और बहुत रेयर है कि आएगा। ठीक है, तो अपना अपना एक बार ही थोड़ा सा पढ़ लो। वैसे तो मैं फिर भी काफ़ी बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। नेचर ऑफ मैटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? नेचर ऑफ मैटर, इस चीज़ में क्या देखेंगे, ये भी थोड़ी सी बेसिक्स ही है। पहले चैप्टर का आधा पार्ट बहुत बेसिक है बेटा, और नेक्स्ट आधा पार्ट थोड़ा सा है समझने जैसा। पहले बेसिक बेसिक पार्ट जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे हम लोग। नेचर ऑफ मैटर, बेटा मैटर क्या होता है ये बताओ। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, ये डेफिनेशन तो सबके ज़बान पे होती है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक, मैटर की डेफिनेशन इतनी सबको पता है। देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट बताओ जल्दी जल्दी। मैटर के 3 स्टेट्स बेटा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 चीज़ें, ये भी सबको क्लियर है। ये प्रीवियस क्लास की चीज़ें हैं, सबको आनी ही चाहिए। बहुत बेसिक सा रिवीजन करा रही हूँ मैं बस। ठीक, ये चीज़ हुई। नेक्स्ट बेटा एक चीज़ देखो, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। ठीक है, सॉलिड जो है इनके पास डेफिनाइट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम इनकी फिक्स्ड रहेगी बेटा, और शेप भी फिक्स्ड रहेगा, है कि नहीं। सॉलिड एक ही शेप में रहता है यूजुअली, जैसे अगर पढ़े है तुम नहीं छेड़ोगे तो सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप। लिक्विड की बात करें तो डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता, डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। ये बात भी सबको पता है ना। शेप होता है लिक्विड का, जिस चीज़ में डाल दोगे उस चीज़ का शेप ले लेती है कि नहीं। गैसेस की बात करें अगर हम लोग, तो ना ही बेटा इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम है, ना ही डेफिनेट शेप है। ये अपना दोनों ही बदलते रहते हैं। ठीक है, अब आती है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ थी, मतलब अगर मैं नहीं भी पढ़ाती तो चलता था, लेकिन एक स्टार्ट हो जाता है चैप्टर के लिए, इसीलिए मैं फटाफट से बता दिया। अब ये चीज़ भी सबको पता है कि हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड, इस तरह से कन्वर्जेंस कर सकते हैं, है ना। ये इंटर कन्वर्टिबल होता है, तीनों की तीनों भी, है ना, ये चीज़ भी है। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, बेटा हम लोग मैटर को 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। हम लोग मैटर को 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली चीज़ आती है मिक्सचर, और दूसरी चीज़ आती है प्योर सब्सटेंस। मेरे हिसाब से ये भी 10th में हुआ था, है ना, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा इसलिए बता रही हूँ। देखो, मिक्सचर क्या होंगे। मिक्सचर यानी जिसमें मिक्सचर यानी वो बेटा जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिले होंगे। ठीक है, 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिला करके ये बनता है। मिक्सचर किस चीज़ से बनेगा? 2 या ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से बनेगा। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इसमें एक ही तरह का कंपोजिशन होता है, एक ही तरह के पार्टिकल्स होता है, 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स बेटा। आ गई बात समझ में? देखो मैं बता रही हूँ अच्छे से। 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। देखो, प्योर सब्सटेंसेस बेटा वो सब्सटेंस है जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स मिले होंगे, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स मिले होंगे। ये बात आई समझ में? आई बात समझ में? देखो बेटा जी, एग्जाम्पल ले लो पानी का, है ना। ये हमारे पास एक ग्लास है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। इस ग्लास में क्या है मुझे बताओ? पूरा की पूरा H2O है, पूरा की पूरा H2O है। इसके अलावा और कोई चीज़ है? तो ये तो बेटा प्योर सब्सटेंस हो गया। समझ लो मैंने इस पानी में डाल दी शुगर। मैंने इस पानी में क्या डाल दी बेटा? शुगर डाल दी। अब इस चीज़ में, हमारे मिक्सचर में शुगर के पार्टिकल्स भी आ गए। अब इसमें एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स है। शुगर भी अपने आप में एक तो प्योर सब्सटेंस है, खुद में क्या है? शुगर 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 ही है। अब इसको जब हमने पानी में मिला दिया तो वाटर और शुगर को हम लोगों ने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो यानी 2 और मोर
प्योर सब्सटेंसेस मिक्स कर दिया तो ये क्या बन गया बेटा, एक मिक्सचर बन गया। आगे बात समझ में, मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स रहेंगे। आगे बेटा जी देखो, मिक्सचर भी दो टाइप्स में डिवाइड होएगा और प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप में डिवाइड होंगे। देखो फटाफट से, पहले मिक्सचर दिखाओ, मिक्सचर दिखा दो पहले। मिक्सचर दो चीज़ों में डिवाइड होंगे, किसमें, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, एक होता है बेटा होमोजीनस, दूसरा होता है हेटेरोजीनस। इसके दो बहुत ही है ना एकदम ईजी से प्यारे प्यारे एग्जाम्पल है मेरे पास, फटाफट समझ जाओगे। एक होता है होमोजीनस, दूसरा होता है हेट्रोजीनस। ठीक, होमोजीनस को कैसे देखोगे, जो अभी हमने पानी वाला एग्जाम्पल देखा। ठीक, हमारे पास था बेटा पानी, इसके अंदर हम लोगों ने शुगर ऐड कर दी। ये शुगर मुझे बताओ, एक बारी मैंने अच्छे से मिला ली एकदम परफेक्टली, पूरी शुगर पानी में अच्छे से मिक्स हो गई, इसके बाद क्या तुम अपने हाथों से है ना फिजिकली क्या तुम इनको अलग कर सकोगे अपने हाथों से? क्या तुम चम्मच की भी मदद से मुझे इसमें से वापस शुगर निकाल के दोगे और वापस इसमें से मुझे पानी निकाल के दोगे? दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो ये हो गया बेटा होमोजीनस, अच्छे से एक दूसरे में घुल मिल गए। हेट्रोजीनस की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा भेल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है भेल। अगर मैंने इसमें भेल में ये मुरमुरे है ना, मुरमुरे सबको पता है बेटा, इसके अंदर है ये शेंगदाने, ये यूजुअली मुझे तो नहीं पसंद, ग्राउंडनट्स बेटा। अगर समझ लो इसमें अनियन है ना, अनियन होगा हमारे पास में, और ये कुछ शेव वगैरह ले लो, ये हमारी भेल है। अब इसमें से अगर मुझे ग्राउंडनट्स नहीं पसंद है तो मैं साइड में ग्राउंडनट निकाल दूंगी ना, मैं निकाल दूंगी, मुझे नहीं पसंद है, मैंने अपने हाथों से फिजिकली मैं इस चीज़ को सेपरेट कर पाई। ये किस चीज़ का एग्जांपल है? हेट्रोजीनस का एग्जांपल हो गया। आगे बात समझ में, प्योर सब्सटेंसेस को कर ले ऐसे ही डिवाइड फटाफट से, प्योर सब्सटेंसेस को भी डिवाइड कर ले। प्योर सब्सटेंसेस ये किस में डिवाइड होंगे? दो चीज़ों में। कौन सी दो चीज़ें? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, अब बताओ इनमें क्या चीज़ है, इनमें क्या डिफरेंस होगा? एलिमेंट्स जो होता है वो कंप्लीटली एक ही तरह के एटम्स से बने होंगे, वन टाइप ऑफ एटम। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने बोला था प्योर सब्सटेंस एक तरह के पार्टिकल से, एलिमेंट बोल रहे हो एक तरह के एटम से, क्या डिफरेंस हो गया? दिखाऊंगी। कंपाउंड में बताओ, कंपाउंड बेटा मॉलिक्यूल्स से बने होंगे। किस चीज़ से? मॉलिक्यूल्स से। ना एक सेकेंड ना बेटा, पहले एलिमेंट का एग्जांपल अच्छे से देख लो ताकि ये चीज़ समझ आ जाए। ये हो सकता है एटम या मॉलिक्यूल, ठीक, एक ही तरह के होने चाहिए एटम या मॉलिक्यूल, और इसमें एक से ज़्यादा टाइप के, मोर देन वन एटम और मॉलिक्यूल, एटम या मॉलिक्यूल से बने होंगे ये। दोनों में डिफरेंस नहीं समझ रहा? सुनो एक बारी अच्छे से सुनो। एलिमेंट्स की मैं अगर बात करूँ तो कोई भी एलिमेंट बताओ, हाइड्रोजन H2 मैं ले लूँ, इसमें क्या है बेटा? H क्या है इस चीज़ में? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मिला के H2 बनेगा। वहीं पे कंपाउंड्स में एग्जांपल ले लो H2O का, इसमें क्या आ गया? अब इसमें कौन से एटम है बताओ? इसमें हमारे पास हाइड्रोजन भी है दो, और हमारे पास ऑक्सीजन भी है, दो टाइप के हो गए, एक से ज़्यादा टाइप के एटम या मॉलिक्यूल आ गए, H2 और ऑक्सीजन। आ गए कि नहीं आ गए? H2 मॉलिक्यूल है, ये एटम है। मॉलिक्यूल एटम में तो डिफरेंस सबको पता होगा है ना, अकेला होता है वो एटम होता है, जब दो कंबाइन कर जाते हैं, तीन कंबाइन कर जाते हैं तो उनको हम लोग मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ईजी सी बात है। ये अकेला एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मत एक्सप्लेन करने लगाया करो, इतना सबको आना ही चाहिए। या आगे बात समझ में, कंपाउंड में एलिमेंट में क्या डिफरेंस है सबको समझ आ गया। कंपाउंड में एक से ज़्यादा एटम या मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि H2O, और एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम या मॉलिक्यूल रहेंगे जैसे H2। हो गया क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट चीज़ आएगी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैं इसमें ज़्यादा घुस नहीं रही, मुंह से बता दूंगी सीधे सीधे, डायरेक्टली बोल रही हूँ, सुन लो एक बारी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? कलर, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेटा उनका कंपोजिशन, कंबस्टिविटी, एसिड है कि बेस है, ये चीज़ें केमिकल में आ जाएंगी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, मैं सच में कह रही हूँ, अगर आती है पहले का याद है 10th 9th का, स्किप कर दो वीडियो आगे तक वीडियो बिंदास स्किप कर दो बेटा, ठीक है। ये मैं बस जिन लोगों को थोड़ा सा है ना भूल जाता है ना, उनके लिए फिर से रिवाइज करा रही हूँ। बाकी तो मेन चीज़ें मैं बताऊँ कहाँ से स्टार्ट होंगी, तो थोड़ा सा भी एक मास वेट का कंसेप्ट में लेके आई हूँ। ये भी अगर याद नहीं है, मास वेट में डिफरेंस, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें नहीं आती है तो देखो, नहीं आती है तो सीधा स्किप कर दो। मैंने आगे जाके लॉज पे स्किप कर दो, डायरेक्ट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तक भगा दो आगे तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें पीछे की बहुत बेसिक है। और टेम्परेचर आना चाहिए, टेम्परेचर कन्वर्जन, ठीक है।
ये इतना आता है, बिंदास स्किप कर दो। मैं शुरू कर रही हूँ बेटा मास एंड वेट। एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो बीच में हमको यूनिट्स भी आता है, लेकिन यूनिट्स क्योंकि मैंने फिजिक्स में कराया है तो मैं केमिस्ट्री में रिपीट नहीं कर रही। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, मास एंड वेट। मास वेट में डिफरेंस बताओ, किस किस को आता है? आता है कहने से अच्छा मैं कहूँगी किस किस को याद है बेटा? मास वेट में डिफरेंस किस किस को याद है? मास क्या चीज़ होगी? अमाउंट ऑफ मैटर, कितना मैटर प्रेजेंट है। और वेट क्या होगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय मास, बाय ऑब्जेक्ट, है ना, ग्रेविटी के हिसाब से। मास में हम लोग एम लेते हैं, जब हम लोग वेट की बात करते हैं तो अगर फिजिक्स पढ़ा है तो एम जी लेते हैं, याद होगा, है कि नहीं? मास क्या होगा? कितना अमाउंट है। मास कितना अमाउंट है, ये अमाउंट तुम अर्थ पे रखो, मून पे रखो, सेम रहेगा। वेट क्या है कि एक ऑब्जेक्ट कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ज़मीन पर। तो मून पे जाओगे तो वेट अलग हो जाएगा, धरती पे आओगे वेट अलग हो जाएगा, लेकिन मास हर जगह पे सेम रहता है। मास हर जगह सेम रहता है, वेट जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ बदलेगा, ठीक है? जहाँ जहाँ बेटा जी बदलेगा वहाँ वहाँ हमारा वेट बदलेगा। आगे बात समझ में? ये थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड था, मामूली सा, है कि नहीं? नेक्स्ट चीज़ बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम बताओ मैं, वॉल्यूम क्या होती है इतना भी पढ़ाना पड़ेगा अब तुम लोगों को, है ना? वॉल्यूम अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। इसका कॉमन यूनिट लीटर होता है बेटा, लीटर में मेजर करता है। इसके कन्वर्जन्स देख लो, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml इज इक्वल टू सॉरी, एक ये है बेटा और एक दूसरी ऐसे है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 DM क्यूब। ठीक ठीक, क्यूब है ये, 3 है। हाँ यस, ये कन्वर्जन थोड़ी याद रख लो। नेक्स्ट चीज़ बेटा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ, इसके बाद तो मुझे ऐसा कमेंट चाहिए ही नहीं कि मैम आपने बेसिक चीज़ें छोड़ दी, हम नए थे, हमको आता नहीं था, आपने बेसिक छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला तुमको इस चैप्टर में यूज़ होगा, आगे भी बहुत बार यूज़ होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला मेरे साथ एकदम याद से रख लो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट चीज़ आएगी टेम्परेचर। टेम्परेचर में बेटा मेजर चीज़ कन्वर्जन है। ये कन्वर्जन तुम लोग आगे जाके थर्मल प्रॉपर्टीज़ वगैरह में भी पढ़ोगे, लेकिन बस यहाँ पे दे रखा है तो मैं बता रही हूँ। कन्वर्जन देख लो, 3 यूनिट होगी मेजर टेम्परेचर की। एक होती है डिग्री सेल्सियस, दूसरी होती है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक तीसरी होती है केल्विन। इन तीनों को कन्वर्ट करने के लिए देख लो, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आई बात समझ में? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक, ये फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करने का, या अगर फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो ये सारी चीज़ें इधर लेके आ जाना, इधर की साइड में, और सेल्सियस को इधर रख देना तो तुमको वो भी मिल जाएगा। ठीक, अब अगर करना है केल्विन में, केल्विन से रिलेटेड करना है तो मेरी जा जल्दी यस बेटा, केल्विन का करना है तो केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मेजरली प्लस 273 करते हैं, ये इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन है तो याद रखो, ठीक है? इसके बाद आता है बेटा साइंटिफिक नोटेशन। मैंने ये इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले, ये भी मैंने फिजिक्स में पढ़ाया, ये भी मैं अभी नहीं ले रही हूँ। इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने फिजिक्स में एकदम अच्छे से पढ़ाई है। पढ़नी है वहाँ जाके पढ़ लो, यहाँ पे मैं फिर से ये सब नहीं करा रही। अब डायरेक्ट पार्ट आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हाँ ये चीज़ देखो, एक्चुअली मेजर चैप्टर अगर तुम कहोगे तो यहाँ से शुरू होता है, मेजर चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। पीछे की सारी चीज़ें बेसिक थी, तुम लोगों को 10 से 11th में लाने की प्रोसेस थी, ठीक है? 10 से 11th में लाने की प्रोसेस थी बेटा जी। मेन 11th यहाँ से शुरू होगी, मेन तुम्हारा 11th का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पहला लॉ आता है बेटा, मैं शुरू कर रही हूँ। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये भी पहले हो चुका है लेकिन ठीक है, यहाँ से ही स्टार्ट होगा मेन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या चीज़ होती है इसमें? अगर तुम्हारे पास कोई रिएक्शन है, H2 + O2 गिव्स यहाँ 2H2O, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, सबको मंजूर बैलेंस्ड इक्वेशन है बेटा। जितने H2 इधर है उतने इधर है, जितना O2 इधर है उतने इधर है। ठीक, बैलेंस्ड है ये इक्वेशन, यस बेटा। अगर तुम्हारे पास में एक बैलेंस्ड इक्वेशन है तो ये चीज़ याद रखो कि जितना इनका मास होगा उतना ही इनका मास होगा।
सिंपल सी बात है, जितने प्रोडक्ट, जितना मास ऑफ प्रोडक्ट तुम कंबाइन करोगे उतना ही निकल के आएगा, उतना ही निकल के आएगा। जितना रिएक्टेंट का मास रहेगा उतना ही प्रोडक्ट का मास रहेगा। सिंपल सी चीज़ है ना। अगर सपोज मैंने 1 किलो शुगर 1 किलो सॉल्ट के साथ मिक्स कर दी, हमारे ये रिएक्टेंट हो गए सॉल्ट और शुगर, तो मिलके जो हमारे पास में सॉल्ट शुगर का मिक्सचर बनेगा वो ऑब्वियसली 2 किलो का होगा। सिंपल है कि नहीं, क्लियर बात है। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको देने वाले एंटोनी लेवॉइजर, ठीक है, इन्होंने 1789 में ये लॉ दिया था। इसमें क्या होता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब हम ना तो मास को अपने आप बनाकर यहाँ जोड़ सकते हैं, ना मास को अपने आप घटा सकते हैं। जितना मास था उतना ही मास रहेगा, जितना मास था उतना ही मास रहेगा। यहाँ अगर 1 किलो था तो इधर भी 1 किलो ही रहेगा। तुम ना तो मास जोड़कर यहाँ 1.5 किलो कर सकते हो, ना ही घटाकर 500 ग्राम कर सकते हो। आ गई बात समझ? ये चीज़ क्लियर? क्लियर बेटा, पहला लॉ क्लियर। ठीक, सेकेंड लॉ देखो। सेकेंड लॉ देखो, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, यस। इसमें क्या आएगा? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या कहता है? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। क्या मतलब? लिखो, अ गिवन कंपाउंड, पहले लिख लो फिर समझाती हूँ। अ गिवन कंपाउंड कंटेन्स, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, फिर से कह रही हूँ, नोट्स बनाना छोड़ना नहीं बेटा, नोट्स बनाना छोड़ना नहीं। यहाँ ऑलवेज है, ऑलवेज कंटेन्स, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली the same proportion of elements by weight। ठीक, लिख लिया सब लोगों ने? लिख लिया? मैं समझाऊँ? समझाओ, लिख लिया? चलो देखो क्या चीज़ है। अगर तुम्हारे पास है कोई भी एलिमेंट, क्या ले, फिर से वाटर ही लूँ। अगर तुम्हारे पास में है बेटा H2O, तो बेटा ये H2O चाहे नेचुरल हो चाहे सिंथेटिक हो, या तो भले ये नेचुरली ऑब्टेन्ड H2O, भले ही हमने लैब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बनाया हुआ H2O, मुझे बताओ जितना वेट हाइड्रोजन का होगा, हर जगह हाइड्रोजन का उतना ही वेट मिलाकर और हाइड्रोजन का उतना, ऑक्सीजन का उतना ही वेट मिलाकर ही H2O बनेगा। दोनों के उतने उतने वेट मिलाकर ही बनेंगे ना बेटा। ये नहीं कर सकते कि मैंने ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के पानी में हाइड्रोजन हमसे ज़्यादा है या रशिया के पानी में ऑक्सीजन हमारे पानी से ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता। हर जगह पर अगर तुम्हारे पास H2O ही है, अगर तुम्हारे पास वाटर ही है, तो कहीं पे भी हो, कैसा भी हो, H2O में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट उतना ही होगा, इन अ सेम प्रोपोर्शन होगा, दोनों का प्रोपोर्शन सेम रहेगा। दिस इज़ द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ईजी सा लॉ है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है ना, बेसिक सी चीज़ है, उसको बस लॉ बना दिया। तीसरा लॉ देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, इस चीज़ में क्या बताए, इस लॉ में हमको क्या बताए? देखो बेटा, अगर मेरे पास है अच्छा पहले सुनो कि लो, इफ़ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses ऑफ वन एलिमेंट that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers। ठीक, मैं लिखूंगी तो समझ में आएगा, मत टेंशन लो। पढ़ने में पता है कुछ समझ नहीं आया, एक बार लिखने दो। इफ़ टू एलिमेंट्स, अच्छा एक मिनट, मैं लिख के वीडियो स्टार्ट करती हूँ, है ना, तुम्हारा टाइम क्यों वेस्ट करूँ। हाँ ये देखो, इफ़ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। मैंने पहले भी पढ़ा था, इस बार बेटा इसलिए पढ़ा कि तुम लोगों को समझ में आया मैंने क्या लिखा है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी विचित्र है ना। देखो, अगर दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है, मतलब क्या, मैं लूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगर बेटा मैंने 2 हाइड्रोजन के एटम लिए, एक ऑक्सीजन का लिया, तो हमारे पास क्या बन के आएगा? वाटर बन के आएगा। क्या बन के आएगा? वाटर बन के आएगा। वहीं पर बेटा अगर मैं एक हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लूँ, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन के आएगा। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन के आएगा। ठीक, अगर 2 एलिमेंट मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हमारे पास वाटर भी बना रहे हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना रहे हैं। दो एलिमेंट मिलकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। द masses of one element that combine with a fixed mass of other are in ratio of small whole numbers। अगर तुम देखोगे तो जो मैंने तुमको दो एग्जाम्पल बताया, हाइड्रोजन वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक, इन दोनों में अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ बेटा तो दोनों सेम सेम है, दोनों के एक एक मॉलिक्यूल है, दो दो एटम है ना। पहले वाले में H2 है कि नहीं, और O, H2 और O मिलकर के H2O बन रहा है, तो H2 है कि नहीं, और दूसरे वाले में H2O2 मिलकर H2O2 बना रहा है, तो दूसरे वाले में भी H तो 2 ही है। ये मैं लिख के भी आगे बता रही हूँ, थोड़ा सुन लो बस। तो इसमें भी H2 2 ही है, यानी कि हाइड्रोजन तो हमारे पास सेम है, हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास है। तो दूसरा बचा क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, तो दोनों का जो ऑक्सीजन है वो स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में होगा। इस चीज़ को लिख के दिखाऊंगी तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, टेंशन मत लो बेटा। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमको दिया वाटर, ठीक, ये हमारी पहली केस। दूसरी केस, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमको दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। डिफरेंस किस चीज़ में है इन दोनों में, इनके मास में है ना, कितना हमने मास हाइड्रोजन का पहले लिया और ऑक्सीजन का लिया, उसमें डिफरेंस पड़ रहा है। हाइड्रोजन तो हर जगह 2 ग्राम लेंगे, 2 ग्राम लेंगे। एक हाइड्रोजन के एटम का मास क्या होता है, 1 ग्राम। H2 है दोनों जगह, तो 2 ग्राम ले लिए। यहाँ ऑक्सीजन हम एक ही एटम लेंगे, कितना होता है 16 ग्राम। यहाँ ऑक्सीजन 2 एटम लेंगे, कितना हो गया 32 ग्राम। यहाँ मिला करके वाटर बन गया H2O, जिसका मास होता है 18 ग्राम। ये देखो 2 + 16 = 18, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे ही 2 + 32 कितना होएगा 34, ये हमको मिलेगा 34 ग्राम। यहाँ तक क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब तुम देखो हाइड्रोजन का मास दोनों में फिक्स्ड है, हाइड्रोजन का मास दोनों में फिक्स्ड है, बचा ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन का मास है वो होगा सिंपल होल नंबर्स के रेशियो में। क्या मैम क्या बोल रहे हो करो इनका रेशियो, करो इनका रेशियो। 16:32 क्या आएगा, 1:2 आएगा ना, क्या आएगा 1:2 आएगा। मैं अगर इनका रेशियो निकालूँ तो 1:2 आएगा कि नहीं, सिंपल होल नंबर में रेशियो है। अब 18 और 34 का निकालो, आ रहा है सिंपल होल नंबर में, नहीं, लेकिन ये हर बार ही आता है। अगर तुम दो चीज़ें लो जिसमें से देखो, अगर तुम 2 एलिमेंट लो जो एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, हमारे पास 2 एलिमेंट, वाटर भी बन रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बन रहा है, 2 एलिमेंट मिला के एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसमें अगर एक चीज़ का मास फिक्स्ड है तो दूसरी चीज़ के मास सिंपल होल नंबर के रेशियो में रहेंगे। आ गई बात समझ में, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, हो गया एकदम क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट आता है लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। हाँ जी, ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, यस देखो, जब 2 गैस कंबाइन होंगी या प्रोड्यूस होगी तो जो इनकी वॉल्यूम है ये सिंपल रेशियो में रहेगी। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो मैं बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लूँगी बेटा पानी के लिए, तो एक्सक्यूज़ मी, है ना। अब देखो, जब गैसेस कंबाइन होंगी, जब गैसेस कंबाइन हो तो प्रोड्यूस हो तो हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, गैसेस कंबाइन हो प्रोड्यूस हो, ये जब हो रहा है तो उनके वॉल्यूम सिंपल रेशियो में होते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखो, फिर से लूँ H2 + O2, ऐसे लिखने से अच्छा ना, ये फिर बैलेंसिंग की चीज़ आ जाती है, मैं इसको वर्ड्स में लिखती हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है ना। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, वाटर, ठीक। अब इसमें हमारे पास हाइड्रोजन होगा 100 ml, ऑक्सीजन होगा 50 ml और वाटर होगा 100 ml, ठीक। ये डाटा कहाँ से आया मैम, आपको कैसे पता चला, ये आगे तुम समझ जाओगे जिस तरह से लेक्चर नेक्स्ट इसमें आएगा शायद ये चीज़। देखो, हाइड्रोजन 100 ml होता है, ऑक्सीजन 50 और वाटर बनता है 100 ml, ये डाटा है, ठीक है, होता है। तो अब तुम देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालो वॉल्यूम का, 100 ml 50 ml, क्या आएगा 2:1,
फिर से तुमको सिंपल नंबर में रेशियो मिल गया। अब चाहे ये ऐसे भी होता है या इसको उल्टा भी कर देते कि वाटर को हम लोगों ने बॉईल करके ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, तो भी बेटा निकल के यही आता। तो भले ही गैस प्रोड्यूस हो रहे थे तब, अभी कंबाइन हो रहा है, तो गैस कंबाइन हों दो, प्रोड्यूस हों दो, दे विल बी इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। कंडीशन प्रेशर सेम होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। कंडीशन प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहने चाहिए। ठीक, लास्ट चीज़ आती है एवोगैड्रोस लॉ। ये क्या कहता है हमको, ये क्या कहता है, equal volumes of all gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules। देखो बड़ी अच्छी बात है, गज़ब की बात है कि अगर तुम्हारे पास मेरे पास है 1 लीटर, अरे मेरे पास है 1 लीटर कौन सी गैस लूँ, नाइट्रोजन ले लो, और 1 लीटर ऑक्सीजन है। 1 लीटर नाइट्रोजन है, 1 लीटर ऑक्सीजन है, दोनों का टेम्परेचर T है, सेम है, दोनों का प्रेशर P है, सेम है। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो जितने मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के होंगे, सपोज़ मेरे पास यहाँ 3000 है, तो बेटा 3000 ऑक्सीजन भी रहेंगे। समझ रहे हो तुम बात? अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर एक है, तो गैस कोई भी रहने दो, फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। ये 3000 नहीं होते, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से लिया है, मैंने डाटा बना दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जितना भी नंबर रहेगा वो नंबर सेम रहेगा। 3000 होता है ये चीज़ नहीं है, लेकिन नंबर जो भी रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक, ये भी चीज़ क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आएगा, अब आता है बेटा, वैसे तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है एनसीईआरटी के हिसाब से, ये भी तुमको 9th-10th में हो चुकी है, मैं फिर से पढ़ाने की मेहनत नहीं ले रही। यहाँ पे देखो, अभी हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक, लास्ट तक मतलब देखो, एंड तक तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं मोल कंसेप्ट भी एकदम पक्का करा के भेजूंगी। ठीक है, बहुत लोगों का होता है कि मोल कंसेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता मैम, बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठो, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से तुम्हारे मोल कंसेप्ट की चीज़ स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ से सुनना शुरू करो, यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट है। ध्यान दोगे तो एकदम फटाफट से दिमाग में चला जाएगा, ध्यान नहीं दोगे तो फिर यहीं घूम जाओगे कि ये चीज़ क्या होती है, वो चीज़ क्या होती है। सुनो, अगर तुमको बेटा किसी चीज़ को मेजर करना है, तुम सब्जी वाली आंटी के पास गए हो, कभी जाते हो तो क्या करती है आंटी, उनके पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, 2 चीज़ें होती है उस पर। एक तरफ बेटा वो रखती है 1 किलो का पत्थर, उनके पास मेजरमेंट वाला पत्थर होता है, दूसरी तरफ वो तुम्हारी सब्जी रखेंगी। जब दोनों इक्वल आ गया बेटा तो तुमको दे देंगी। तो जैसे कि इस वेट को मेजर करने के लिए बेस इस 1 किलो के पत्थर को बनाया जाता है, तो ऐसे हम लोग किस चीज़ को बेस बनाएंगे, हमारे एटम्स को मेजर करने के लिए, है ना। अब एटम मुझे बताओ कितनी छोटी छोटी चीज़ है, इतनी सी हमको दिखाई भी नहीं देती, इतने छोटे छोटे एटम है। तो इनका बेस किस चीज़ को बनाए, 1 किलो का पत्थर बनाए हम लोग। 1 किलो का पत्थर लेके इस साइड में तुम सारे एटम रखोगे तो कब होंगे 1 किलो। आ रही है बात समझ में? तो एक एटम का मास कैसे निकाल पाओगे तुम इतने बड़े 1 किलो के पत्थर के हिसाब से। तो हमको ये वाला बेस भी तो उतना ही छोटा चाहिए, ये बेस यूनिट भी तो हमारा उतना ही छोटा होना चाहिए। तो बहुत सोचने के बाद साइंटिस्ट ने पहले क्या किया था, हाइड्रोजन होता है बेटा लाइटेस्ट एलिमेंट, है ना, सबसे कम मास वाला लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, सबसे कम मास वाला होता है। इसका मास 1 ग्राम है ना। ये अब हमको अच्छा तब तो नहीं पता था 1 ग्राम होता है। तो पहले के लोगों ने क्या किया कि हाइड्रोजन लाइटेस्ट है तो इसके मास को पकड़ लिया 1, यूनिट इनके पास नहीं थी, मास क्या पकड़ लिया 1, इसके मास को पकड़ लिया 1 ग्राम केजी वगैरह तब नहीं था बेटा। ठीक है, हमने यूनिट क्या पकड़ ली 1 पकड़ ली, कि हाइड्रोजन को हमने 1 मान लिया। अब हम लोग जब हमारा ये वाला इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे तो इस तरफ हम लोग रखेंगे 1 हाइड्रोजन, तो इस तरफ अगर हमने रखा एक कोई एटम और ये दोनों सेम हो गया तो ये एटम का मास 1 हो गया, है कि नहीं। अगर यहाँ पे इतने सारे एटम रखे हैं, इसके लिए हमको इस तरफ हाइड्रोजन कितने रखने पड़ रहे हैं, अगर समझ लो 5 रखने पड़ रहे हैं, तो इसका मास क्या हो गया 5 हो गया। आई बात समझ में? बेस किस चीज़ को बनाया गया, हाइड्रोजन को बनाया गया। कह दिया कि तुम्हारा मास तुम 1 ले लो, यूनिट जाने दो लेकिन मास तुम अपना 1 ले लो हाइड्रोजन, और अब हमारी मदद करो बाकी एटम्स का मास निकालने में। ये थी पहले की चीज़, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई जिसकी वजह से ये वाला बेस यूनिट हम लोगों ने बदल दिया।
जिस वजह से ये वाला बेस यूनिट हम लोगों ने बदल दिया। ये बेस यूनिट कैसे हुआ था वो समझ आ गया, ये समझ आ गया तो अभी वाला बेस यूनिट भी समझ आ जाएगा। ये वाला बेस यूनिट समझ आ गया कि एक हाइड्रोजन का मास हमने रख दिया 1, एक हाइड्रोजन का मास हमने रख दिया 1, क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट है, बेटा। ठीक, इसी तरह से आज हम लोग रखते हैं कार्बन 12 आइसोटोप, लेकिन एक डिफरेंस है। कार्बन 12 आइसोटोप का मास हम लोग, हाइड्रोजन का हमने क्या कंसिडर किया था 1, कि हाइड्रोजन ले लो, इसका मास 1 कंसिडर कर लो, इसके हिसाब से बाकी का निकाल लो। कार्बन 12 आइसोटोप का मास हमने कंसिडर किया 12। क्या कंसिडर किया बेटा जी? 12 कंसिडर किया। ये कार्बन 12 आइसोटोप क्या है? तुम देखिए, कार्बन 12 आइसोटोप है तो 12 मास है, इस तरह याद रख सकते हो। कार्बन 12 आइसोटोप क्या होता है? अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, ये तो पता है। आइसोटोप वगैरह, आइसोबार, ये सब पढ़ रखा है पहले। तो कार्बन का 12th आइसोटोप लिया और इसको बोल दिया कि तुम्हारा मास है 12। अब ये इतना, इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्यों कर दिया, मैं इसके रीज़न भी बताऊंगी आप लोगों को। पहले सुन लो, मैं इसका रीज़न भी बताऊंगी, ठीक है? मेरे पास, मैं बता रही हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है पर मैं बताऊंगी। तो मुझे बताओ, अगर तुमने पूरे कार्बन 12 आइसोटोप का मास 12 रख दिया, अगर तुमने पूरे कार्बन 12 आइसोटोप का मास 12 रख दिया, तो अब ये चीज़ कैसे एक्सप्रेस करूँ मैं तुम लोगों को। ये हमारा बेटा है ना, वो तराजू हमारा है ना, इस तरफ में अगर तुम लोगों ने 12 एटम रख दिए और इस तरफ में एक कार्बन का आइसोटोप रख दिया, इसका मास है 12, इधर एटम कितने हैं? 12, इसलिए इसका मास हो रहा 12। तो मुझे बताओ, इसके एक एटम का मास कितना है? 1/12 है कि नहीं? 1/12 ऑफ कार्बन, 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का मास। अगर कार्बन 12 का मास 12 है तो एक मास किस तरह एक्सप्रेस करोगे? एक कैसे एक्सप्रेस करोगे? 1/12 ऑफ इसका मास, 1/12 ऑफ इसका मास हमारा 1 वाला यूनिट हो जाएगा। 1 वाला यूनिट क्या हो जाएगा? इसका मास। ठीक, आ रहा है समझ में? इससे ज़्यादा बेहतर नहीं समझा सकती। नहीं समझ आ रहा, थोड़ा और पीछे से एक बार देख लो, इससे ज़्यादा बेहतर नहीं समझा सकती बेटा मैं। आई बात समझ में? ठीक, अब क्या होता है ये एक मास, है ना, यानी 1/12 ऑफ कार्बन का 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का मास होता क्या है? इसकी वैल्यू है हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं 1 AMU। इसकी वैल्यू हमारे पास है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के हिसाब से ऐसे एक्सप्रेस होता है। आइए बात समझ में। इसके हिसाब से अगर तुम मास ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे तो आता है 1.67। इस तरह से मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, अब किसी भी चीज़ को निकालने की टेक्निक देखो। पहले ये देखो बेटा, हमारे पास इस चीज़ के लिए यूनिट कोई था नहीं, तो हम लोगों ने इसको अपना ही नाम दे दिया, एटॉमिक मास यूनिट। AMU लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU क्या होगा? 1 AMU 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का, है ना। 12 वाले आइसोटोप का जो भी मास है उसको अगर 12 से डिवाइड करोगे तो हमको एक का मास मिल जाएगा, है ना। आया, समझ में आया? प्लीज़ अगर आता है ना तो बेटा कमेंट करा करो कि समझ आता है मैम। ठीक, ये हो गई चीज़, इतना क्लियर? हाँ, अब देखो, अगर तुमको AMU के टर्म्स में हाइड्रोजन का मास निकालना है तो तुम क्या करोगे? आता कितना है हाइड्रोजन का मास? कितना आता है? 1 AMU आता है, ऑलमोस्ट राउंडेड ऑफ, है ना। 1 AMU आता है, एग्जैक्टली होता है 1.0078 AMU, इतना होता है। ये हम लोगों का कैसे आया? है ना। इसको एक तो वो तोला ताली वाली चीज़ है, इतना थोड़ी सच में कर सकते हैं, एटम के लिए इतना थोड़ी पॉसिबल है, वो तो मैंने तुमको समझाने के लिए बता दिया। तो हाइड्रोजन का ग्राम में मास क्या है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको हम लोगों ने डिवाइड करा हमारे मेन वाले मास से, यानी हमारे AMU से। वो क्या था?
1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम था। इसका आंसर आता है बेटा ऑलमोस्ट 1.0080 AMU। इस तरह से, ठीक, आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये अभी जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, पता रहने दो, ठीक है। अभी ये AMU जो है, ये जो हम लोग AMU कह रहे हैं, इसको आजकल सिर्फ यू लिखते हैं, कह दो कंटाला आ गया, लेकिन सिर्फ यू लिखते हैं। यूनिफाइड मास इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। आई चीज़, आई चीज़, ठीक है। अब आता है कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? यानी आइसोटोप्स होता है, जैसे हमने देखा C12, C13 होता है, C14 होता है, कार्बन के अलग अलग आइसोटोप होते हैं। अब मुझे कहो, इसका मास हमारे पास है 12, इसका है 13, इसका है 14, ठीक, इसका 12, 13, 14। तो तुम इनका, अगर मैं सिर्फ कार्बन बताऊँ, तुमको ना बताऊँ आइसोटोप क्या है, तो तुम इनका एवरेज मास लोगे ना। तुम क्या करोगे? अगर सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम लोग इनका एवरेज का मास की बात करेंगे, एवरेज मास की बात करेंगे। एवरेज मास कैसे निकालोगे? एवरेज मास कैसे निकालोगे? पहले लो तुम्हारे जो भी एटम्स हैं, आइसोटोप्स है, ठीक है। ये बताओ मुझे कितने अबंडेंट है, कितना प्रेजेंट है? ऑलमोस्ट बेटा 98.8% हमारे पास कार्बन 12 आइसोटोप ही होता है, ठीक। अर्थ पे प्रेजेंट है 1.1%, ये वाला, और 2 × 10⁻10% ये वाला, ठीक। ये हमारे पास में इनके परसेंटेज मिल गए, और हमको इनका अपना अपना मास पता है, इनका अपना अपना मास है। अब निकालने के लिए क्या करते हैं? परसेंटेज और मास को मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज मास को मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइडेड बाय कितने आइसोटोप है? 1, 2, 3, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, ठीक। परसेंटेज मास को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो। आई बात क्लियर? एवरेज मास निकालना आ जाएगा अब तुम लोगों को। नेक्स्ट चीज़ है मॉलिक्यूलर मास, नेक्स्ट चीज़ है मॉलिक्यूलर मास। अब एक करना बेटा, पीरियोडिक टेबल से बेसिक एलिमेंट्स के मास लर्न कर लेना, कम से कम 1 से 30 तक लर्न कर लो, कम से कम 1 से 30 तक मास लर्न कर लो, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से लर्न कर लो। अब देखो मॉलिक्यूलर मास, सपोज तुमको निकालना है CH4 का मास। अगर तुमको निकालना है CH4 का मास, तो क्या करोगे? तुम लोगे कार्बन का मास, है ना, पूरा ले तो इस तरह आता है, ये आता है उनका एवरेज, ठीक है। पूरा लो तो इस तरह से आता है, प्लस 4 × कार्बन कितना है 1, तो 1 × हाइड्रोजन 4 × हाइड्रोजन का मास 1.008 U, है ना, ये बताया था। इनको सॉल्व करोगे तो आता है 16.043 U। इस तरह से तुम लोग मॉलिक्यूलर, यानी कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल तुमको देने दो, तुम उसको टुकड़े टुकड़े कर करके इस तरह से उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। आगे बात समझ में? एक और एग्जांपल, हाइड्रोजन H2O वाला ले, हमारा वाटर वाला। देखो हाइड्रोजन का मास मुझे बताओ 1.008 U, ऑक्सीजन का मास बताओ 16 U, ठीक। अब निकालना है हाइड्रोजन का, वाटर का। हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन, 2 × इसका मास प्लस 1 × 16, क्या आ जाएगा? आता है 18.02 है। ये कैलकुलेशन तुम अपने अपने कर लो, है ना, वरना वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाती है फिर। अब देखो नेक्स्ट चीज़ आता है मोल कंसेप्ट, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है मोल कंसेप्ट, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे भी आराम से समझो, बिल्कुल समझ जाओगे, आराम से समझो, बिल्कुल समझ जाओगे। एक मोल क्या होता है? एक मोल क्या होता है? देखो इसको एक बेसिक चीज़ से समझो, इसको एक बेसिक चीज़ से समझो। अब तुम समझो, तुम गए हो केले खरीदने के लिए, तुम गए हो बेटा जी केले खरीदने के लिए, तुम किस तरह से मांगोगे? या तो तुम बोल सकते हो मुझे 1 किलो केले चाहिए, या तुम्हारे पास एक यूनिट होती है डज़न, तुम बोलोगे आंटी 1 डज़न केले दे दो। मतलब क्या? 1 डज़न में तुमको 12 केले देंगे, है ना, यू विल गेट 12 बनानास। 1 डज़न यानी कितने? 12। तो जिस तरह हम 12 के नंबर को सिंबलाइज करते हैं 1 डज़न से, जिस तरह हम लोग 12 एप्पल लो, केले लो, कुछ भी हो, ये अगर 12 है तो हम लोग उसको 1 डज़न बोल देते हैं। तो इसी तरह से हम लोग एटम को भी हमने एक नाम दे रखा है, डैट इज़ मोल, 1 मोल। अगर तुम बात करोगे 1 मोल एटम्स की,
ये तुम्हारे लिए कैसे डजन ईजी हो जाता है कि मुझे 12 चाहिए तो तुमने सीधे सीधे डजन बोल दिया। उसी तरह से हमने मोल ला लिया, क्योंकि एटम तो इतने छोटे छोटे है, बता इतने सारे हैं, तो इनकी बात करने के लिए भी तो एक बड़ा सा हमको एक अच्छा सा यूनिट चाहिए, तो हमने ये 1 मोल ला लिया। 1 मोल यानी क्या, जिस तरह से 1 डजन 12, तो उस तरह से 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये नंबर याद करो, ये नंबर याद करो, ये नंबर याद करो, इंटू 23 एटम्स। अब अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास 1 मोल H2 है, मेरे पास 1 मोल H2 है, तो मेरे पास इतने एटम है H2 के। अगर मेरे पास है 1 मोल ऑक्सीजन, तो मेरे पास इतने ऑक्सीजन के एटम्स है। आ गई बात समझ में? 1 डजन एप्पल में 12 एप्पल आ रहे थे, 1 मोल में इतने एटम आएंगे किसी भी चीज़ के, रहने दो। हुई क्लियर? हुई क्लियर? मोल क्या होता है क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? बेटा फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर मैं 1 डजन मांगूँ तो मुझे 12 एप्पल मिलेंगे, 12 बनाना मिलेंगे। अगर मैं 1 मोल मांगूँ तो मुझे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम देंगे। आ गई समझ में? 1 मोल हाइड्रोजन रहने दो, ऑक्सीजन रहने दो, नाइट्रोजन रहने दो, वाटर रहने दो, कुछ भी रहने दो, 1 मोल है तो इतने एटम आना चाहिए, बात खत्म। आगे समझ में आ गया? मोल कंसेप्ट क्लियर है? ये चीज़ यहाँ तक समझ आई? यहाँ तक समझ आई बेटा? आधा मोल कंसेप्ट तो यही खत्म हो गया, आधा मोल कंसेप्ट तो यही खत्म हो गया। अगर ये चीज़ पकड़ ली तो मेन चीज़ पकड़ ली, ये चीज़ पकड़ ली तो बेटा मेन बात तुम लोगों ने पकड़ ली। अब मैं अगर कहूँ कि 1 मोल मेरे पास है हाइड्रोजन, अगर मेरे पास है 1 मोल हाइड्रोजन, अगर मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है, अब मैं इसको तुम लोग कैसे बताऊँ? यहाँ से देखो, ऐसे देखो पहले, अगर मेरे पास 1 हाइड्रोजन का एटम है, 1 हाइड्रोजन का एटम है और है 1 मोल हाइड्रोजन, आ रही है बात समझ में? एक एटम है, नहीं एक ही हाइड्रोजन का एटम है, 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है हाइड्रोजन के। ठीक, इसका मास मुझे क्या कहोगे तुम? इसका मास 1.008 U। अब मुझे बताओ 1 मोल हाइड्रोजन का मास क्या होगा? 1 मोल हाइड्रोजन का मास क्या होगा? अब तुम 2 तरीक़ों से निकालोगे। एक तो बोलोगे कि मैम इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 से, ये एक एटम का मास है, हमारे पास टोटल 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको यू के टर्म्स में मिल जाएगा। एक जादू की बात बताओ, एक जादू की बात बताओ, मोल की अगर बात करोगे तो यही सेम वैल्यू आएगी, बस यूनिट ग्राम हो जाएगा, यही सेम वैल्यू आएगी, ग्राम हो जाएगा। यू बहुत छोटा यूनिट है, ग्राम तो हमको पता है कौन सा यूनिट होता है ना? ये जादू ही समझ लो तुम लोग कि ऐसा हर केस में होगा। एक हाइड्रोजन का मास अगर एक एटम का इतना है तो 1 मोल का नंबर वही रहेगा, बस ग्राम लगा दो तुमको मास मिल गया, बस ग्राम लगा दो तुमको मास मिल गया। आगे बात समझ में? ये भी क्लियर हो गया? यहाँ कोई भी ले लो, अगर तुमने एक ऑक्सीजन का भी एटम लिया, उसका मास ये तुम्हारे पास है, जो भी ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास क्या होगा? 16 ग्राम होगा। आंख बंद करके लिख दो, आंख बंद करके लिख दो, सही है। ठीक, समझ आ गया? ये क्लियर है? नेक्स्ट होता है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, यस। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? अगर किसी भी चीज़ में लो H2O में तुम लोगों को निकालना है हाइड्रोजन का परसेंट कितना है, तो ये मत बोल देना कि टोटल 3 एटम है और हमारे पास उसमें से 2 हाइड्रोजन है, तो मैम उस हिसाब से तो इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से नहीं देखोगे, पहली चीज़ इस तरह से नहीं देखोगे। तुम एटम के हिसाब से परसेंट कभी नहीं निकालते हो, परसेंट कंपोजिशन हमेशा मास के हिसाब से निकाला जाता है। किस हिसाब से निकाला जाता है? मास के हिसाब से। टोटल जो हाइड्रोजन वाटर का मास है उसमें से कितना मास हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर रहा है। आई बात समझ? आई बात समझ? एटम के हिसाब से नहीं, मास के हिसाब से निकाला जाता है। निकालने का तरीका, मास ऑफ दैट एलिमेंट, जिसका निकालना है मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा हमने, है ना? मॉलिक्यूलर मास पढ़ा हमने, मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। करके दिखा रही हूँ ये वाला, इसमें से क्वेश्चन आता है नीट में। ठीक, करके दिखा रही हूँ मैं, इसीलिए देखो H2O, ठीक, इसका निकालना है। मुझे बताओ हमको अगर हाइड्रोजन का निकालना है तो
हाइड्रोजन का मास कितना हो रहा, 2 मॉलिक्यूल है इंटू 1.008 अपॉन पूरे का मास क्या होता है 18.02। ये निकाल सकते हो ना, 2 इंटू 1.008 प्लस 16 करके तुम लोग अपने हिसाब से निकाल लो। ठीक, ये है इंटू करो 100 बताओ कितना आता है 11.18%। 11.18%। सिमिलरली ऑक्सीजन का तुम लोग निकालो। नेक्स्ट चीज़ आती है एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। होता क्या है एम्पेरिकल फार्मूला? मैं चाहूँ तो इस चीज़ को बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से बता सकती हूँ, एकदम सिंपल वर्ड्स में मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। देखो, हमारे पास में अगर है C6H12O6, पहचाना ग्लूकोज है ना, C6H12O6। इसको सिंपलेस्ट तरीके से लिखना है, लिख सकती हूँ मैं। सिंपलेस्ट तरीके में क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है ना। ये तीनों किस चीज़ से डिवाइड हो रहे हैं, 6 से डिवाइड हो रहा है। सबसे बड़ा नंबर जिससे तीनों डिवाइड हो रहा है 6 से, क्या आएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन्स एम्पेरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्म कर दोगे, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है? इसको निकालने का तरीका है, तरीका क्वेश्चन के साथ ही बताती हूँ डायरेक्ट। लिखो क्वेश्चन मेरे साथ। अ कंपाउंड कंटेन्स, एनसीईआरटी का ही कराऊंगी, ठीक है। अ कंपाउंड कंटेन्स, रुको मैं लिख लेती हूँ एक बार। हाँ जी, ये पैटर्न है, क्वेश्चन किस तरह से होता है इसका पैटर्न है ये, ठीक। तुमको नीट में भी डायरेक्ट इसी टाइप के सवाल मिलेंगे, बस ये चीज़ें बीच में की चेंज हो जाती है। बाकी क्वेश्चन इसी तरह का होता है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इनको छुड़ाने के पर्टिकुलर स्टेप्स है, तुमको एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, मैं पढ़ाने का काम करूँगी। देखो, अ कंपाउंड कंटेन्स इतना हाइड्रोजन है, कितना 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है, 71.65% क्लोरीन है। ये चीज़ें मिला करके हमारा कंपाउंड बन गया। उसका दे रखा होगा तुमको मोलार मास, निकालना होता है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों में से एक पूछता है कभी, है ना, दोनों यूजुअली नीट में नहीं पूछता है। अब देखो मैं दिखा रही हूँ निकालना कैसे होता है। क्या करोगे, जो तुमको परसेंटेज दे रखी है, पहले लेते हैं हाइड्रोजन का। पहले हम लोग निकाला जाता है नंबर ऑफ मोल्स। पहले क्या निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या करोगे, हाइड्रोजन ले लो, पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। इसमें तुमको परसेंट क्या दे रखा है, 4.07। इस परसेंट को तुम लोग डिवाइड कर दोगे इसके मास से। क्या होता है हाइड्रोजन का मास, हमने अभी क्या देखा, हाइड्रोजन का, ये 2 नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन का हमको मॉलिक्यूल नहीं एटम दे रखा होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का मास 1.008, ठीक। इसका आता है 4.04। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन की बात करेंगे। परसेंटेज क्या दे रखा है, 24.27, डिवाइड करेंगे इसके मास से, आएगा 2.021, ठीक। नेक्स्ट क्लोरीन, परसेंट क्या दे रखा है 71.65, डिवाइड किस चीज़ से करेंगे, इसके मास से 35.5, आएगा क्या 2.021। ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये ध्यान रखो, इनका रेशियो निकालना है। क्या है, 4.04 is to 2.021 is to 2.0 is to 2.021। देखो बहुत ज़्यादा है ना, पॉइंट में रेशियो मत निकालो, ऊपर से निकालो, ये गायब कर दो सब। ऊपर का रेशियो निकाला जाता है 2:1:1, ठीक। पॉइंट के हिसाब से रेशियो मत निकालना, सिंपलेस्ट नंबर में रेशियो निकालना। अब क्या करोगे, ये था हाइड्रोजन के लिए, ये था कार्बन के लिए, ये था क्लोरीन के लिए। 2 हाइड्रोजन लेंगे बेटा, 1 कार्बन लेंगे, 1 क्लोरीन लेंगे। ये हमको मिल गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला। क्या करा मैंने, जो परसेंटेज दे रखी थी, जिसकी परसेंटेज थी उसके मास से उसको डिवाइड किया, तो मेरे पास ये एक नंबर मिले, है ना। तीनों के लिए 3 अलग अलग नंबर मिले। इन नंबर्स का मैंने रेशियो निकाला। जो रेशियो तुमको ऑब्टेन हुआ है, वही रेशियो तुम एटम्स के टर्म्स में चिपका दो, तुम्हारा एम्पेरिकल फार्मूला तो बन गया। अब एक चीज़, अगर तुमको
एम्पेरिकल फार्मूला मिल चुका है। इसके बाद अगर तुमको निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या करोगे? अगर तुमको निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या करोगे? सिंपल चीज़ है, तुमको अभी एम्पेरिकल फार्मूला क्या मिला? CH2Cl, CH2Cl, इसका निकालो तुम मोलार मास, इसका निकालो तुम मोलार मास। क्या आएगा? क्या आएगा? निकाल के बताओ तुम लोग, क्या आएगा? 49.48 आता है। 49.48। ठीक, ये सब लोगों को निकालना आ जाएगा ना, पढ़ाया है ना मैंने, आ जाएगा। ठीक, अब बेटा तुमको एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या दे रखा है? जो तुम्हारे पास मोलार मास उन लोगों ने जो दिया है वो क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे मेन कंपाउंड का मोलार मास है 98.97। 98.97, इस नंबर को इससे डिवाइड करो 49.48। अब क्या जवाब आएगा? ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स ना लर्न ही करनी पड़ेंगी। इसको किस तरह से छुड़ाना है तुमको समझ के ही लेना पड़ेगा, लर्न ही करके लेना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। इसको इससे डिवाइड करो, क्या आएगा? क्या आएगा? फिर से सिंपलेस्ट, इसमें 2 आएगा, ऑलमोस्ट 2 आएगा। ठीक, तो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, C2H4Cl2। ठीक, सबके आगे 2 कर दिया, इंटू 2 इंटू 2। आ गई बात समझ में? ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और CH2Cl हमारा हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। आ गई बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है स्टोइकियोमेट्री, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री भी थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, उसमें भी अलग अलग चीज़ें आएंगी, वो सीखनी पड़ेंगी। थोड़े से क्वेश्चंस छुड़ाएंगे नीट के नेक्स्ट इसमें, तो प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, बाय।